तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 जिसकी एग्ज़ाम डेट 28 फरवरी 2025 है। इस एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है अधिनियम एवं अधिकार, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। सर कौन से एक्ट आएँगे, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? तो आज हम टॉप 100 एक्ट के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, यानी कि अधिनियम और अधिकार के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यही प्रश्न आप पढ़ करके जाइए, इसी को कंप्लीट करके जाइए। इसके अलावा आपको कोई भी अधिनियम और अधिकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही 100 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है? तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लगभग 25 नंबर के ये अधिनियम और अधिकार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 200 नंबर का आपका एग्जाम आएगा, 25 नंबर के अधिनियम और अधिकार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इसको पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से आपको समझाएँगे। और ये जो अधिनियम एवं अधिकार है वो आसानी से समझ में नहीं आते हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में तोड़ करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा लीजिए, जिससे कि बाकी जितनी भी वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, वो सारी वीडियो सही समय पर आप तक पहुँच सके, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट एक्ट की ये टॉप 100 की हम वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइजर ऑल सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। चारों सब्जेक्ट के नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 128 रुपये में, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। सभी सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने कवर किया है। सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हैं वो सारे टॉपिक आपको इन नोट्स में देखने को मिलने वाले हैं। करना क्या है इसके लिए, केवल केवल आपको ये स्कैनर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर 128 रुपये का पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट यानी पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स आपके सेंड कर दिए जाएंगे। अब हम आपको टाइम बता दिया करेंगे, आप एक बार हमारी व्हाट्सएप डीपी चेक कर लेना, उस पर टाइम लिखा रहेगा कि अभी जो नोट्स हैं वो इतने बजे से इतने बजे तक के नोट्स सेंड कर दिए गए हैं। अब ये नोट्स 1 घंटे बाद इतने बजे सेंड किए जाएंगे, ठीक है? तो आपको उस टाइम तक इंतजार करना रहेगा जो डीपी पर दिया गया होगा और उसी टाइम में आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपका पेमेंट खराब नहीं जाएगा भैया, कोई यहाँ पर फ्रॉड वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है? जैसे ही आप पेमेंट सेंड करेंगे, उस टाइम तक आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएँगे, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। बहुत महत्वपूर्ण रहेगी ये वीडियो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए सभी लोग जो है परेशान हैं और कोई सॉल्यूशन इसका ढूँढ नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का आपको नोट्स मिलने वाला है मात्र 111 रुपए में, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। एमपी आबकारी, एमपी पुलिस, एमपी वन रक्षक एवं ऑल सब्जेक्ट जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे। चलिए, इसको शेयर कर देना अपने सभी बहनों के पास में, सभी दोस्तों के पास में, जिनका भी एग्ज़ाम आगे आने वाला है। चलिए शुरू करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 के अंतर्गत पद कार्यस्थल में क्या-क्या शामिल है? ये आपका एक एक्ट है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको हम पीडीएफ में बता चुके हैं। जो लोग पीडीएफ ले चुके हैं, उन लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, डिटेल में हमने पीडीएफ में समझाया है। आज यहाँ पर हम वन लाइनर करने वाले हैं, ठीक है? तो यह एक एक्ट है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, जिसे हम निवारण, प्रतिषेध और प्रतिशोध जो है एक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत पद यानी कार्यस्थल में क्या-क्या शामिल है, कहाँ-कहाँ पर जो है कार्यस्थल, किस-किस को कार्यस्थल माना जाएगा। तो ये आपका आवास गृह हो यानी कि आपका रहने का स्थान हो, खेल-कूद का कोई स्थान हो या फिर ऑफ़िस हो, इन तीनों को हम आवास के अंतर्गत काउंट करेंगे, ठीक है? यानी अगर इन तीनों स्थानों पर किसी भी महिला का लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है, तो इन तीनों स्थानों को हम आवास के अंदर रखेंगे, ठीक है? तो इन तीनों स्थलों को जो है आपका अलग से बताया गया कि ये ऐसे स्थल होंगे जहाँ पर लैंगिक उत्पीड़न किया जाएगा, तो वो इस एक्ट के तहत दंडनीय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि रट नहीं पाएँगे आप इसको, रटना है आपको, लेकिन रटना इतना आसान नहीं होगा अगर आप समझे नहीं रहेंगे। और बीच-बीच में आपको हम स्टार मार्क भी करते रहेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके, हाँ, कौन-कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके जो हैं प्रश्न इसमें से होने वाले हैं। टॉप 100 में भी आपको हम इम्पोर्टेंट बता देंगे। पहला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
वर्ष 1978 के पूर्व संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता था? 1978 से पहले जो ये संपत्ति का अधिकार है, किस अनुच्छेद में आता था? तो पहले यह अनुच्छेद 19 एक चा के अंतर्गत आता था। ऐसे ही आपसे दिया रहेगा 19 एक चा, 19 एक का, तो ध्यान रखना 19 एक चा के अंतर्गत जो है इसको रखा गया था 1978 के पूर्व में। कल हमने जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें यह प्रश्न आया था, उसके बारे में आपको डिटेल में बताया था कि भाई 1978 में क्या हुआ, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, ठीक है? उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा अधिकार है जो आपके मौलिक अधिकार में आ रहा है और अगर हम रोड और सड़क बना रहे हैं, अगर बीच में किसी का घर पड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, ये सड़क जाने नहीं देगा। कहेगा भाई कहीं से भी लेकर जाओ, मेरा मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, हम अपने घर को नहीं हटाने वाले हैं। तो ऐसे में फिर उनके द्वारा यह संशोधन किया गया, 1944 में यह संशोधन हुआ था 1944 में, और कहा गया कि ये जो आपकी सड़क है, सड़क अगर जा रही है, बीच में आपका घर पड़ रहा है, तो आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा और अधिक राशि दी जाएगी, मुआवजे से भी अधिक राशि दी जाएगी और आपका ये घर तोड़ दिया जाएगा और ये रोड सीधे निकल जाएगी, हाईवे सीधे निकल जाएगा। इतना पैसा आपको दिया जाएगा कि आप यहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किन-किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ये एक्ट है, ये भी आपका पूछा जाएगा। ये सारे प्रश्न जो हम कराने वाले हैं, ये आपके पहले पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है? तो देखिए, जो ब्रह्मो समाज के अनुयायी होंगे, उनके ऊपर लागू होगा। एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ है, उसके ऊपर लागू होगा और जो जैन समाज के व्यक्ति होंगे, इन सब पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने वाला है। इन तीनों को ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये प्रश्न आगे रिपीट भी हो क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है? इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, चाहे वो ब्रह्म समाज के हों, चाहे बौद्ध में कन्वर्ट हुए हों या फिर जैन समाज के हों, इन तीनों के ऊपर हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956 लागू होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं में बालक का अर्थ वह है जिसकी उम्र कितनी से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो महिलाएं हैं, इनमें हम बालक के रूप में किसको काउंट करेंगे या बालिका कह सकते हैं, महिलाओं में बालिका होगी, तो बालिका के रूप में हम कितने वर्ष तक की महिला को काउंट करेंगे? देखें, प्रश्न का सही आंसर 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम की जो भी महिलाएं होंगी, उनको हम बालिका के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है? और बालिका के लिए अलग अलग से नियम बनाए गए हैं, वो सब हमने आपको पीडीएफ में बता रखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत कौन-सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जाएगा? यानी कौन-सी ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें हम सती की श्रेणी में रखेंगे और उन पर यह प्रतिबंध लगाएँगे कि आपको सती नहीं होना है। देखिए, जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उन्हें स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है, यानी कि उनको बोला गया है, उनकी खुद की इच्छा है कि भैया जो भी मृतक है, उसके साथ में बैठ कर के हम जल जाएँगे। ठीक है? इसी को सती की प्रथा कहते हैं। ठीक है ना? तो राजा राम मोहन राय वगैरह ने इसको जो है मतलब निषेध किया था, बंद करने का प्रयास किया था। ठीक है? तो अगर वो खुद से जल रही है तब भी आप उसको नहीं जलने देंगे, उसको सती में काउंट करेंगे। और एक महिला जिनको अपनी मृतक पति के देह के साथ में ज़बरदस्ती जलाया जा रहा है, इसको भी हम सती में काउंट करेंगे। और जिसको भी हम सती में काउंट करेंगे उसको जो है जलने नहीं दिया जाएगा, यानी कि चाहे वो अपने मन से जलना चाह रही हो या ज़बरदस्ती जलाया जा रहा हो, इस पर रोक लगा दी जाएगी। तो दोनों तरह की जो महिलाएँ होंगी, उन दोनों को भी जलने से मना किया जाएगा, प्रतिषेध लगाया जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ के बारे में आपको एक बात और बता दें, जिन लोगों ने पीडीएफ मंगा ली है ₹128 पेमेंट करके, वो लोग ठीक है, और उन लोगों को ये जो पीडीएफ है, ये एक साथ में सब पीडीएफ दी जाएँगी। अभी इसके बाद हम कंप्यूटर की पीडीएफ लेकर के आएँगे, उसके बाद शारीरिक ज्ञान की टॉप 100 लेकर के आएँगे। तो जो लोग पहले पीडीएफ ले चुके हैं 128 वाली, उन लोगों को ये पीडीएफ एक साथ में हम प्रोवाइड करा देंगे। 3-4 पीडीएफ इकट्ठी हो जाएँगी तब, तो अभी आपको परेशान नहीं होना, ठीक है? बाकी जो लोग अभी पीडीएफ लेंगे, नया-नया पीडीएफ लेंगे ₹128 पेमेंट करके, उन सबको ये पीडीएफ साथ में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। कल योजना वाली पीडीएफ भी दी थी और आज वाली पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ जो लोग भी नए-नए अभी परचेज़ करेंगे पीडीएफ, उनको ये दी जाएगी। बाकी पुराने वाले परेशान मत होना, आपको फिर से कह रहे हैं, पुराने वाले आप परेशान मत होना, आपको हम ये सारी पीडीएफ एक साथ में इकट्ठा करके दे देंगे, आपको बता देंगे 3-4 दिन बाद जब ये टॉप 100 की सीरीज़ खत्म हो जाएगी, इन सब की पीडीएफ एक साथ में दे दी जाएगी। और ये पीडीएफ केवल उन लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने नोट्स परचेज़ किए हैं ₹128 वाले, ठीक है? और बाकी लोगों को नहीं दी जाएगी, तो आप लोग अभी के अभी जो है नोट्स परचेज़ कर लीजिए। कैसे करना है ऊपर हमने आपको बता दिया है। अब इसके बारे में बार-बार नहीं बताएँगे, वीडियो के लास्ट में बताएँगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो महिला आयोग अधिनियम है, वर्ष 1990 में पारित किया गया था। आगे बढ़िए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन, रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा वर्ष मतलब किस वर्ष अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस अधिनियम को? कौन से अधिनियम को? बच्चों के जीवन एवं रक्षा संरक्षण के एक्ट को। तो वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको अपना लिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 है,
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कौन-सी अपहानि शामिल है? अपहानि का अर्थ होता है कि नुकसान, ठीक है? अपहानि को आप नुकसान से दे सकते हैं। अब ये ऐसे आपके एग्ज़ाम में अपहानि ही लिखा आएगा, अब आपको पता ही नहीं है कि अपहानि का मतलब क्या होता था, हम किस लिए बैठे हैं, समझा रहे हैं आपको। अपहानि का मतलब है नुकसान, ठीक है? तो कौन से नुकसान को माना जाएगा? तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से अगर आप नुकसान कर रहे हैं किसी भी महिला का, तो उसको अपहानि में काउंट किया जाएगा, घरेलू हिंसा में उसको काउंट किया जाएगा और आपको उचित सज़ा दी जाएगी। अब ये कौन-सी धारा में है, कितनी सज़ा, वो सब आगे आने वाला है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सती समिति रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो अभी सती समिति के बारे में आपको बताया है हमने, वो 1988 वर्ष 1988 में इसको पारित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना और अभी इम्पोर्टेंट और आपको थोड़ा-सा पीछे वाले में ही बता दें, ठीक है? राष्ट्रीय महिला आयोग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये दोनों चीज़ें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप इस पीडीएफ की जो प्रिंट निकलवा लेना, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। जहाँ-जहाँ हम इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं, आपको वहाँ-वहाँ स्टार मार्क कर लेना है और आराम से पीडीएफ निकलवा करके पढ़ लेना है, ठीक है? आगे बढ़िए। चलिए कहाँ तक पहुँच गए थे? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 शिकायत समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? यानी कि जो इसको जो शिकायत करने के लिए समिति बनेगी, इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो जो आंतरिक शिकायत समिति होगी, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कम से कम 5 होगी, ठीक है? 5 तो सदस्यों की संख्या होनी ही चाहिए। ये सदस्यों की संख्या भी आपसे पूछी जाएगी, स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है? तो जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 है, इसकी शिकायत समिति बनाई जाएगी और कम से कम सदस्य संख्या 5 तो होना ही चाहिए। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण एक्ट 2005 के अंतर्गत कौन-सा घरेलू हिंसा की व्याख्या में आता है? कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम घरेलू हिंसा के अंदर रखते हैं? देखिए, कौन-कौन सी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है? देखिए पहला, बच्चा न होने के कारण अपमानित करना, अगर किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है, आप उसे अपमानित कर रहे हैं, तो ये घरेलू हिंसा में काउंट किया जाएगा। दहेज के लिए ज़बरदस्ती करना, दहेज बार-बार माँग रहे हैं, तो घरेलू हिंसा में रहेगा। एवं रिश्तेदारों को हानि पहुँचाना, आप दहेज नहीं दे पा रहे हैं उसके माता-पिता, तो उनको हानि पहुँचा रहे हैं, ये भी आपका घरेलू हिंसा में काउंट हो जाएगा। शारीरिक पीड़ा पहुँचाने का बार-बार प्रयास करना, ये भी आपका घरेलू हिंसा के अंतर्गत काउंट किया जाएगा, ठीक है? और उचित दंड जो है वो दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 कहाँ-कहाँ लागू होता है? तो ये अब संपूर्ण भारत में लागू होता है। आपका अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था, लेकिन अब यह संपूर्ण भारत में लागू होगा, ठीक है? याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अब जितने भी एक्ट हैं वो पूरे भारत में लागू होंगे। कहीं पर भी अगर आपको ये दिख रहा हो कि जम्मू कश्मीर में नहीं होगा तो गलत है, अब वो पूरे भारत में लागू होगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण 2005 से के कौन से विकल्प सही हैं? यानी कि इसमें से कौन से ऐसे विकल्प हैं जो सही हैं? ये दोनों विकल्प आपको दिए गए थे, कौन-सा? इस एक्ट में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है, ये बिल्कुल सही है और यह एक्ट संपूर्ण भारत में लागू होता है, यानी कि ये दोनों विकल्प सही हैं। इस तरह से ही आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था 2017 में। देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं जो चेंज तो होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक बार जब बन गए हैं तो ये क्या चेंज होंगे? ये क्या करंट अफेयर है जो चेंज होंगे? नहीं होंगे। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी आपका विकल्प की तरह ही आपके एग्जाम में आया था, कौन-सा विकल्प सही है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार में जीविका का अधिकार प्रदान करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ये बेटियों को भी बराबर का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। हिंदू उत्तराधिकार का संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का जो है अधिकार प्रदान किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। 1956 में इसमें संशोधन करके क्या कहा गया कि अब जो बेटियाँ हैं, उनका बराबर का अधिकार होगा अपने भाइयों के साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देखिए, कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता की मृत्यु सितंबर 9 यानी 9 सितंबर 2015 के पहले हो चुकी है, वे इस संशोधन के द्वारा प्रदान अधिकार की प्रायोज्य नहीं होंगी। यानी कि अगर 9 सितंबर से पहले जिनकी मृत्यु हो गई है, तो वो इस जो संशोधन किया जा रहा है, इसमें वो लोग काउंट नहीं की जाएंगी, ठीक है? यानी कि कुल मिलाकर के 9 सितंबर 2015 के बाद ही जो है ये एक्ट लागू किया गया है। ये चीज़ आपको, ये डेट आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, पूछी जाती है। यानी कि सभी विकल्प इसके सही हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या-क्या प्रतिबंधित है? आरटीआई एक्ट जानते हैं, ठीक है ना? आरटीआई एक्ट, तो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत क्या-क्या प्रतिबंधित है? देखिए, आरटीई हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट, ठीक है? देखिए, तो शारीरिक दंड एवं बच्चों के प्रवेश के लिए अन्वीक्षण प्रक्रिया, यानी कि आप बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था?
मास्टर जी खूब मुर्गा बना करके मारते थे, ठीक है ना? अब आप मुर्गा नहीं बना सकते हैं, ना ही बच्चों को मार सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो पुलिस आपको आएगी और अरेस्ट करके ले जाएगी और ये आपके ऊपर अधिनियम जो है लगा दिया जाएगा, ठीक है ना? तो बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को मुर्गा नहीं बनाना है, बच्चियों को कुर्सी नहीं बनाना है, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी ऊपर वाला बता दिया हमने, डेट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 कब पारित किया गया? यह एक एक्ट है, इसकी डेट पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो 23 दिसंबर 1986 को पारित किया गया, ठीक है? तो इधर ध्यान रखना, इसमें नाम आ रहा है 1987 का, तो लोग कन्फ्यूज़ होकर के 1987 आंसर लगा देंगे, लेकिन पूछ रहा है पारित कब किया गया? तो ये 23 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था और 1987 ये पूरे भारत में लागू हो गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों में कम से कम कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए? यानी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग बन रहा है, कम से कम एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो एससी या फिर एसटी कास्ट का हो, ठीक है? तो एक व्यक्ति इसके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, ठीक है? तो 301 के अंतर्गत अब जो है यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, वहाँ से उठा करके अब इसको 300 ए में डाल दिया है। कल जब प्रैक्टिस सेट कराया था ना, उसमें डिटेल में आपको बता रखा है। डेली प्रैक्टिस सेट आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? चलिए 19 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया था। ये डेट आपको याद रखनी, 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये डेटें आपको याद हो जाएँगी। 20 नंबर, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक ही बार में कितने अधिनियमों में संशोधन लाया गया था? तो 2013 में एक साथ में 4 अधिनियमों में संशोधन लाया गया था। कौन सा एक्ट है? आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 में, ठीक है? एक ही बार में 4 संशोधन किए गए थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस पर लागू नहीं होता है? ध्यान रखना, नहीं लिया हुआ है। किस पर लागू नहीं होता? तो जो गैर हिंदू होंगे उन पर लागू नहीं होगा। गैर हिंदू में कौन-कौन आएँगे? मुस्लिम भाई और ईसाई भाई। ये दोनों लोग जो हैं वो गैर हिंदू में आएँगे और इनको जो है इनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, कौन-सी श्रेणी किशोर न्याय एक्ट 2015 के अनुसार बच्चों की भेद्यता में वर्णित की गई है? यानी कौन-सी ऐसी बच्चों की श्रेणी है जो इस एक्ट के अंतर्गत आती है? तो देखिए, कौन से ऐसे बच्चे होंगे? तो देख-रेख और संरक्षण की ज़रूरत वाले बालक, जितने भी देख-रेख और संरक्षण की ज़रूरत जिनको भी होगी, वो सारे बालक जो हैं, वो इस एक्ट के अंतर्गत आएँगे। किसमें? किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत, ठीक है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के पूर्व कौन से एकमात्र राज्य के पास बाल दुर्व्यवहार का एक विशिष्ट कानून था? यानी कि पहले जब ये कानून नहीं था, कौन सा? 2012 वाला, ठीक है? और बालकों पर अत्याचार होते रहते थे। तो उससे पहले भी एक ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य में बालकों के दुर्व्यवहार के लिए एक पहले से ही कानून बना रखा था। तो कौन सा ऐसा राज्य था? तो वो गोवा एक ऐसा राज्य था जिसने बालकों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ पहले से ही एक कानून बना रखा था। इस कानून के आने के बाद में जब यह 2012 में कानून आ गया तो फिर उसको हटा दिया गया। अब ये कानून पूरे भारत देश में लागू है। 24 नंबर देखिए, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है? ये डेट याद रखना। 24 नंबर, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कौन से राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया? सबसे पहले इसको कौन से राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया था? सती रोकथाम अधिनियम 1987, तो ये राजस्थान के द्वारा चालू किया गया था। कैसे याद रख सकते हैं? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भी सबसे पहले राजस्थान के नागौर से शुरू हुई थी और सती प्रथा जो है ये भी आपकी राजस्थान के नागौर से ही, मतलब राजस्थान में शुरू हुई थी, नागौर से नहीं, ठीक है? 25 नंबर देखिए, 25 नंबर है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण एक्ट 2005 अगस्त 2019 के बाद कहाँ पर लागू हुआ? तो अगस्त 2019 के बाद में इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया था। अब ये घरेलू हिंसा वाला जो अधिनियम है वो संपूर्ण भारत में एक साथ में लागू हो चुका है। 26 नंबर देखिए, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत यदि महिला स्वयं सती होना चाह रही है तो उसे सती श्रेणी में रखा जाएगा या फिर नहीं? ऑप्शन दिए थे हाँ, नहीं, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, चाहे वो अपने मन से सती हो रही हो या फिर उसको जबरदस्ती सती किया जा रहा हो, उसको इस श्रेणी में रखा जाएगा, सती की श्रेणी में रखा जाएगा और उसको सती नहीं होने दिया जाएगा, भले ही उस महिला की भी इच्छा हो तब भी। ठीक है? आगे बढ़िए। 27 नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसे हम आरटीई एक्ट कहते हैं, ये पारित किया गया था।
अगला, किस वर्ष हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसकी हम बार-बार चर्चा कर रहे हैं, तो हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956 में लागू किया गया था। 29 नंबर देखिए, किस अधिनियम में संशोधन करके बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया? तो यही जो आपका हिंदू उत्तराधिकार एक्ट था 1956 वाला, इसी में संशोधन करके कहा गया, अब जो बेटियां हैं, वो अपने भाइयों के साथ में संपत्ति में बराबर अधिकार रखती हैं। 30 नंबर देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार कौन-सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है? यानी 2013 में खाद्य सुरक्षा एक्ट बनाया गया। इसके अंतर्गत कौन-कौन से ऐसे अनाज हैं जो है इस एक्ट में आएँगे? तो चावल आएगा, गेहूँ आएगा और मोटा अनाज। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत आएँगी। दाल इसके अंतर्गत नहीं आएगी। ये प्रश्न भी पूछा गया था, आगे आपको बताएँगे। 31 देखिए, सर्वप्रथम महिला आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1992 में 1992 में सर्वप्रथम महिला आयोग का गठन किया गया था। 32 देखिए, 32 नंबर, भारत ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन का पुष्टिकरण किया था? 1990 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको अपना लिया था और भारत ने इसको 1992 में अपनाया था। आगे बढ़िए। 33 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो वर्ष 2013 में खाद्य सुरक्षा एक्ट को लागू किया गया था। ये आपसे पूछा जाएगा बार बार। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी, ये आपका स्टार मार्क कर लीजिए। अगला देखिए, 34 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस तिथि के पहले पिता की मृत्यु वाली बेटियों को संशोधन का अधिकार प्रदान करने से मना कर दिया? यानी कि जिन भी महिलाओं की पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2015 से पहले हो चुकी है, उनको जो है यह अधिकार नहीं दिया गया है, संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बाद में जो है उन सबको संशोधन का अधिकार दिया गया। आपको ये डेट जरूर याद रखना है, 9 सितंबर 2015। स्टार मार्क कर लीजिए, केवल ये डेट याद रखिएगा। 35, यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है, तो बालक को किसके प्रभाव में सौंपा जाएगा? यानी किसी बालक को कानून का उल्लंघन किया किसी ने, ठीक है, किसी बालक ने, पुलिस ने उसको पकड़ा है, तो पुलिस किसको ले जाकर के सौंपेगी? तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपा जाएगा। ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे देखिए 36, कौन से अधिनियम के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य कर दिया गया? यानी कि अब आपको आंतरिक समिति का गठन करना ही करना है। ये कौन से एक्ट में कहा गया था? तो ये आपका महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जो अधिनियम है 2013, इसमें जो है बताया गया था कि आपको आंतरिक जो समिति है उसका गठन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? पहले महिलाओं पर बहुत अत्याचार होते थे, ऑफिस में उनका जो है मतलब कि फ़ायदा उठाया जाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत उत्पीड़न किया जाता था कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम तुमको ऑफिस से निकाल देंगे। तो फिर यह एक्ट बनाया गया और इसके अनुसार इसकी जाँच समिति की आवश्यकता पड़ी और जाँच समिति ज़रूर से ज़रूर इसका जो है निर्माण किया जाएगा, ऐसा कहा गया इस एक्ट 2013 में। 37 नंबर, बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बच्चों का जो अधिकार है, जो अधिनियम है, ये वर्ष 2012 में पारित किया गया था, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट। अगला, दहेज की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सरकारी स्तर पर किया गया प्रयास कौन सा है? यानी कि दहेज को बंद करने के लिए सरकार ने कौन सा प्रयास किया? तो सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाया, जिसमें कहा गया कि भाई आप लोग दहेज नहीं लोगे, अगर आप लेते हो तो आपके ऊपर दहेज एक्ट लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टार मार्क कीजिए। पंचायती राज अधिनियम में 73वां संशोधन किस वर्ष किया गया? तो ये वर्ष 1993 में पंचायती राज में 73वां संशोधन जो है किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली के किसके प्रतिनिधित्व में तैयार की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की प्रतिनिधित्व में 3 स्तरीय प्रणाली जो है बनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था की। अगला देखिए, छोटा हो जा रहा है बार बार, चलिए 41 क्या कह रहा है देखिए। तो पंचायती राज अधिनियम को सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? हमने आपको अभी बताया था, पंचायती राज अधिनियम को सबसे पहले राजस्थान के नागौर से इसको लागू किया गया था। आगे बढ़िए। अब वीडियो आपको कैसी रही, जो हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो आपको कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं और हम और उत्साह के साथ में नई-नई वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो सबको शेयर कर देना है, सबको बता देना है कि फ्री प्रैक्टिस क्लास आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर चल रही है। चलिए, क्वेश्चन 42, शब्द सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? यानी ये जो शब्द है ना सामाजिक न्याय, इसका यूज सबसे पहले कब किया था? तो वर्ष 1840 में इसका यूज किया गया था। 43 क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने के न्यायालय की शक्ति का प्रावधान किया गया है? ये धारा 13 है। धारा 13 में कहा गया है कि बाल विवाह को रोकने के लिए कोर्ट के द्वारा एक जो है निषेधाज्ञा जारी की जाएगी, यानी कि कोर्ट यह आज्ञा देगा कि वहां पर बाल विवाह हो रहा है, पुलिस वाले जाएंगे और बाल विवाह को रोकेंगे, ठीक है ना? तो ये किस धारा में कहा गया है? धारा 13 में कहा गया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 में। पूरी धारा पढ़ने मत बैठ जाना, नहीं तो पागल हो जाएंगे,
ठीक है? तो जो धाराएँ आपको हम बता रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगी टॉप 100 प्रश्नों में। ठीक है? 44 नंबर देखिए। और जब हम एग्ज़ाम एनालिसिस कराएँगे 28 तारीख से तो आपको खुद पता चलेगा, हाँ सर, सही बता रहे हो, आपने जो पढ़ाया था वही आ रहा है, ठीक है? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2005 में पारित किया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का सुरक्षा अधिनियम। अगला, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 का स्थान किसने लिया? तो पहले बाल विवाह जो निरोध अधिनियम इसका नाम हुआ करता था 1929 में, ठीक है ना? उसके बाद में इसका नाम चेंज किया गया और क्या किया गया? आइए देख लेते हैं। इसका नाम बदल करके बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कर दिया गया, ठीक है? तो पहले 1929 में जब पारित हुआ था तब निरोध हुआ करता था और जब 2006 में संशोधन किया गया तो निरोध की जगह पर निषेध नामक शब्द का प्रयोग किया गया। 46 देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुआ? तो वर्ष 2008 में मनरेगा को लागू किया गया था। डीआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआईआर का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी कि घरेलू घटना रिपोर्ट, ठीक है? आगे बढ़िए। 48, बाल विवाह निश्चित अधिनियम ये निश्चित नहीं होगा, निषेध होगा, ठीक है ना? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस राज्य सरकार को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू है? तो पहले जब ये प्रश्न आया था 2017 में आया था, तब वहाँ पर जम्मू कश्मीर लिखा हुआ था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर 2019 में भारत का पूरी तरह से हिस्सा बन चुका है। तो अब ये किसी भी राज्य को छोड़कर नहीं, अर्थात पूरे भारत में यह लागू है। कौन-सा? बाल विवाह निषेध एक्ट 2006। 49 नंबर देखिए, 49, बाल श्रम निरोध अधिनियम को भारत सरकार के द्वारा कब संशोधित किया गया? वही जो निरोध को हटा करके निषेध कर दिया गया था, कब? अक्टूबर 2006 में इसका नाम बदल दिया गया था। बाल श्रम निषेध अधिनियम 2006 इसका नाम कर दिया गया। आगे देखिए, किसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो जो एनसीडब्ल्यू है, एनसीडब्ल्यू की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। चलिए, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना सभी के पास में। 51 मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल स्टार मार्क कीजिए। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। ये प्रश्न 101% आएगा, जितने स्टार लगाने हो लगा लीजिए। अभी से पेपर आउट कर दिया, ठीक है ना? वाह सर, शुक्ला सर ने पेपर आउट कर दिया, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना? नहीं तो अपने ऊपर ही पुलिस आकर बोले, हाँ भाई कहाँ है, कहाँ से कर रहा हो पेपर आउट? कहेंगे सर अपना दिमाग है, गैस पेपर निकाल दिया हमने, ठीक है ना? चलिए, किशोर न्याय बालकों की देख-रेख और संरक्षण एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये वर्ष 2016 में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण एक्ट को लागू किया गया था। कौन-सा अधिनियम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहले लाया गया था? तो जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो एक्ट लाया गया था, वो पहला एक्ट था बंगाल सती अधिनियम। आपको पता है राजा राम मोहन राय वगैरह यहीं पर जो है सक्रिय थे बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है? तो सबसे पहले सती प्रथा को रोकने के लिए बंगाल सती एक्ट लाया गया था। बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं राजा राम मोहन राय और इन लोगों ने, जो हमारे समाज सुधारक थे। नहीं तो आज भी जो हमारी बहनें हैं उनको अपने पति के साथ में जलना पड़ता। चाहे वो उनकी इच्छा हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सती होना पड़ता है अगर उनका पति उनसे पहले जो है क्या मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ में हो, ठीक है ना? माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया है, तो अगर ये राजा राम मोहन राय वगैरह या फिर जो समाज सुधारक हैं ये लोग नहीं होते, तो आज उन बहनों को अपने पति के साथ में चिता पर बैठना पड़ता था। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, बाल विवाह अधिनियम 2006 भारत के बाहर नागरिकों पर लागू होगा या नहीं? तो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर यह लागू होता है। चाहे तुम बेशक भारत के बाहर भाग जाओ, तुम चले जाओ अमेरिका, तुम चले जाओ इंग्लैंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तुम भारत लौट कर के आओगे तब तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, या तुम बाहर हो और भारतीय नागरिक हो तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह करके बेशक तुम भाग गए हो, ठीक है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 55, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत कितनी वर्ष की उम्र तक के विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो जो 18 वर्ष तक के जो विकलांग व्यक्ति होंगे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और जो विकलांग नहीं उनके लिए क्या है? तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जो विकलांग नहीं है, जो विकलांग है उनके लिए यह उम्र 18 वर्ष रखी गई है। आगे बढ़िए, 56 देखते हैं। 56 कह रहा है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत नहीं आता? अभी आपको बताया था जो दालें हैं वो खाद्यान्न के अंतर्गत नहीं आती, यानी खाद्य सुरक्षा एक्ट में कहा गया भाई ये जो दाल है ना ये खाद्यान्न नहीं है, ठीक है ना? कुछ और ही है। अब जो है, अब उन लोगों ने जिन्होंने एक्ट बनाया होगा उनके समझ में कुछ आया होगा, लेकिन फिलहाल अपने लिए महत्वपूर्ण है कि दाल को जो है खाद्यान्न में नहीं रखा जाता। इसको स्टार मार्क कर लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा। आगे बढ़िए।
आपका आ गया 57। 57 क्या कह रहा है? किस वर्ष संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार की तालिका से हटा दिया गया? कौन से वर्ष हटा दिया था? अभी आपको बताया था 1978 में इसको हटा दिया गया था। याद करने की ट्रिक भी कल हमने आपको बता रखी है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 और आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है ना? इसको 78 करिए। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन-सा जो है 1944 में आया था, कौन-सा 1946 में, कौन-सा आपका 1976 में आया था, कौन-सा 1978 में आया था, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ट्रिक अभी आपको बता दे रहे हैं, 1944 में कौन-सा आया था, तो लास्ट के 2 अंक जोड़िए, 4 + 4 कितना हो रहा है 8। तो ये जो आपका 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया था, 4 और 4 जोड़ेंगे 8 होगा, 1978 में 44 में आया था। लास्ट के 2 डिजिट को जोड़िए, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, ठीक है? 1942 जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, ये आपका 1976 में आया था और 44वां संविधान संशोधन जो है वो 1978 में आया था। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, समझ में आया कि नहीं? 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है? 42वां संविधान संशोधन 1976। कैसे याद रखना है? 4 और 4 को जोड़िए 8 बनेगा, 8 लास्ट में आएगा, 4 और 2 को जोड़िए 6 बनेगा, 6 लास्ट में आएगा, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुषों में बालक का अर्थ कितनी उम्र तक का बालक है? तो कई बार आपको बता रखा है 18 वर्ष तक का जो बालक होगा उसको हम बालक के अंदर रखेंगे। 18 वर्ष से बड़ा हो जाएगा तो वह बालक नहीं रह जाएगा। 59, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार के द्वारा सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है। देखिए, दहेज निषेध दुल्हन और दूल्हे को प्रस्तुत करने की सूचियों का रखरखाव अधिनियम 1985 के अनुसार कौन सी जानकारी रखा जाना आवश्यक है? यानी ये अलग से एक्ट बना दिया है, ठीक है? कि दुल्हन और दूल्हे को प्रस्तुत करने के लिए सूचियों का रखरखाव अधिनियम 1985, यानी कि दूल्हे और दुल्हन को क्या-क्या सामान दिया जा रहा है, इसकी सूची तैयार की जाएगी, ठीक है? इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप उठा कर के दूल्हे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, चेन पहना दो, घड़ी पहना दो, ठीक है ना? इन सब की सूची रखी जाएगी, ये कानून कहता है। देखिए, मतलब किस-किस चीज़ की सूची रखी जाएगी? तो देखिए, उपहार का मूल्य यानी कितने रुपए के उसको उपहार मिले हैं, उपहार का संक्षिप्त वर्णन यानी कौन-कौन से उपहार उसको मिले हैं और दूल्हा तथा दुल्हन को उपहार देने वाले का संबंध। मान लीजिए माता-पिता ने उनको उपहार दिए हैं, क्या-क्या दिए हैं उसकी लिस्ट बनाकर रखी जाएगी, ठीक है? नाना-नानी ने दिया है, क्या दिया है लिस्ट बनाइए, ठीक है? तो ये पूरी लिस्ट बना कर के रखी जाती है। अगला 61 नंबर, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन-सा चीज़ जो है वो दहेज में गिना जाएगा? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो दहेज में गिनी जाएँगी? चलिए देख लेते हैं भाई दहेज के अंदर क्या-क्या आता है। तो दुल्हन के माता-पिता के द्वारा दूल्हे के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली संपत्तियाँ या फिर मूल्यवान प्रतिभूति, यानी कि जो दुल्हन के माता-पिता हैं यानी लड़की के जो माता-पिता हैं, वो लड़के वालों को या फिर लड़के को कोई भी ऐसी संपत्ति देते हैं जो प्रत्यक्ष हो यानी कि जो दिखाई दे रही हो जैसे कि कैश देते हैं, अप्रत्यक्ष हो यानी कि ज़मीन वगैरह दे रहे हैं, चल अचल संपत्ति दे रहे हैं। तो ये सारी संपत्तियाँ या फिर मूल्यवान प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड वगैरह कुछ आप दे रहे हो, तो वो सब जो है दहेज के अंतर्गत आएगा। इतना ही नहीं, दूल्हे के माता-पिता के द्वारा दुल्हन को दिया गया जो उपहार होगा, जो ये संपत्तियाँ होंगी, जो ये पैसे होंगे, वो भी आपके दहेज के अंतर्गत आएँगे। ऐसा नहीं है सोचो भैया जो लड़की वाले दे रहे हैं उसी को दहेज कहते हैं, उन्हीं के ऊपर अपन केस करवा देंगे, मतलब उनको जो है दहेज माना जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? लड़के वाले भी जो दुल्हन को देंगे वो भी दहेज के अंदर ही काउंट किया जाएगा। अभी तक आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना? लेकिन आप समझ लीजिए, अगर लड़के वाले तुमको दे रहे हैं ना, तो तुम ये भी दहेज माना जाएगा, ठीक है ना? सभी बहन लोग सुन लीजिए, ऐसा नहीं है, आप दे रहे हो वही दहेज होता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत कौन सा नियम भारत में सर्वप्रथम लाया गया था? सबसे पहले कौन सा नियम लाया गया था इस एक्ट के अंतर्गत? तो प्रतिपालक की देखभाल करना और कुछ मामलों में किशोरों को वयस्कों के आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत न्याय देना। यानी कि देखिए कभी-कभी क्या हो जाता है कि कुछ किशोर जो होते हैं वो इतना जघन्य अपराध कर देते हैं कि उनको वो अगर 18 वर्ष से कम है तो उनको क्या होता है छूट प्रदान कर दी जाती है। लेकिन फिर कहा गया ऐसा नहीं होगा अब, कुछ मामले ऐसे होंगे जिसमें किशोरों को वयस्कों के आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत उनको सजा दी जाएगी। जैसे अभी एक केस हुआ था आपको दिल्ली वाला आपको केस याद होगा ना? तो उसमें भी बताया गया था उसी वक़्त ये बनाया गया भैया ऐसा है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। नहीं तो ये कह देंगे कि हम अभी जो है मतलब कि 18 वर्ष से कम हैं, हमारे ऊपर ये नहीं लागू होता। तो कुछ कंडीशन में ऐसा किया जा सकता है, अगर वो जघन्य अपराध होगा तो। चलिए 63 नंबर देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार केंद्रीय पूल का अर्थ क्या है?
पूल का अर्थ वह खाद्यान्न का भंडार है जिसे किसके द्वारा उपार्जित किया जाएगा, यानी जिसे किसके द्वारा लिया जाएगा या फिर किसके द्वारा दिया जाएगा, जो केंद्रीय पूल के अंतर्गत आएगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा जो भी उपार्जित किया जाता है, वो सारा का सारा जो अनाज होगा, वो केंद्रीय पूल के अंतर्गत आएगा। यानी कि दोनों सरकारों के द्वारा उपार्जित किया गया जो खाद्यान्न भंडार होगा, वो केंद्रीय पूल कहलाएगा। 64 नंबर, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 2013 में इसको लागू किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? इसकी डेट पूछी जाती है बार-बार। चलिए 65 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के संवाद पत्र का क्या नाम है? तो जो संवाद पत्र दिया जाता है उसका नाम है राष्ट्र महिला। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है? राष्ट्र महिला। 66 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पूर्वजों और बच्चों के बीच रक्त संबंधों को कितने श्रेणियों में श्रेणीगत करता है? तो कुल 3 श्रेणियों में बताता है कि पूर्वजों और उसके जो बच्चे हैं उनके बीच में कौन-कौन से रक्त संबंध माने जाएँगे, कौन किसको-किसको हम ब्लड रिलेशन में मानेंगे, ऐसी 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। आगे बढ़िए 67 देखिए। 67 है, सती समिति रोकथाम एक्ट 1987 के अंतर्गत कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये कानून बनाया जाएगा। सती का जो एक्ट है इसमें जो है कानून कौन बनाएगा? तो ये केंद्र सरकार बनाएगी। 68 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अनुसार खाद्य समिति में कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए? तो कम से कम 5 सदस्य जरूर होने चाहिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अनुसार। 69 देखिए 69 दहेज निषेध दूल्हा व दुल्हन को सूचियों को प्रस्तुत करने एवं रखरखाव अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1985 में यह एक्ट पारित किया गया था कि जो भी दुल्हन को मिल रहा है या जो भी दूल्हे को मिल रहा है उसका एक सूची बनाई जाएगी। हाँ, या ये चीज़ें जो हैं दूल्हे और दुल्हन को मिली हैं। अब आप लोग तो नहीं बनाते हो, लेकिन ये ज़रूरी होता है। कल को मान लो भगवान न करे या किसी के साथ में ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है, तो ऐसे में मतलब कि एक सूची बनी रहती है कि हाँ, इन्होंने ये चीज़ दी थी, इन्होंने ये चीज़ दी थी, आप लोग अपनी-अपनी चीज़ें ले लीजिए। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है। तो सूची बनाई जाती है। अब गाँव में इतना कोई ध्यान नहीं देता है। दहेज निषेध एक्ट 1961 के अनुसार कौन-सा विकल्प दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा? यानी कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो दहेज की श्रेणी में नहीं आएँगी? तो ये आपके जो छोटे उपहार होते हैं, जैसे कि अब मतलब कि जो लड़की की सहेलियाँ होती हैं, वो सहेलियाँ उनको मान लीजिए वो देती हैं, कटोरी सेट दे रही हैं, ठीक है ना? या मग सेट दे रही हैं, शरबत सेट दे रही हैं। अब इसको थोड़ी दहेज में रखोगे आप, ठीक है ना? तो ये जो छोटे उपहार होते हैं, वो उसके अलावा प्रेम पूर्वक व स्वैच्छिक दहेज यानी कि प्रेम पूर्वक जो लड़की का पिता प्रेम से जो दे रहा है, ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती देंगे तो दहेज में काउंट होगा। प्रेम पूर्वक अगर दे रहे हैं और खुद की इच्छा से अगर दे रहे हैं, तो उसको हम दहेज नहीं मानेंगे और जो खान-पान की व्यवस्था कर रखी है आपने, वो भी दहेज में नहीं होगा। नहीं, ऐसा कर दो भैया, हमने जो है 25 स्टॉल लगवाई थी, अब ये भी दहेज के अंतर्गत आ जाएगा, चलिए दहेज का पैसा दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें दहेज के अंदर नहीं रखी जाती हैं। आगे बढ़िए। 71 अब लड़की का पिता अपने स्वैच्छिक दहेज थोड़ी देता है, लेकिन वो कहता है हाँ भैया अपने मन से दे रहे हैं। वो तो लड़की के पिता से पूछो, 20 साल की पूरी कमाई लड़की की शादी में लगा दी, ठीक है? और कहते हैं स्वैच्छिक रूप से दे रहा है। चलिए, दहेज प्रतिषेध ये थोड़ा ध्यान रखना, ये जहाँ भी प्रसिद्ध वगैरह हो गया हो तो ये वही है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा में दहेज लेने या देने के लिए शास्ति का उल्लेख कौन-सी धारा में किया गया? शास्ति का अर्थ होता है मना करना, शास्ति का अर्थ है मनाही, ठीक है? शास्ति का अर्थ है मनाही, ये लिख लेना जब पीडीएफ निकलवाना आप, ठीक है? तो शास्ति का अर्थ है मनाही, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब आप कहोगे शास्त्री क्या होता है? शास्त्री जी कहाँ से आ गए? तो शास्त्री का अर्थ है मनाही। तो कौन-सी धारा में मनाही की गई है जो है दहेज को लेने के लिए? तो धारा 3 में मनाही की गई है, धारा 3 में यह शास्ति की गई है। 72 देखिए 72 महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में क्या-क्या शामिल है? कौन-कौन से कार्यस्थल शामिल हैं? ये आइए देख लेते हैं। तो आंतरिक शिकायत समिति की अधिष्ठात्री एक महिला होनी चाहिए। यानी इसमें कहा गया है कि जो आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाएगी, वो एक महिला होनी चाहिए। तभी तो एक महिला अपने महिला को अपना दर्द बता सकेगी कि क्या-क्या उसके साथ में हुआ है, क्या-क्या कंडीशन है, सारी बात। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो अधिष्ठात्री जो है, एक शिकायत समिति की जो है, वो एक महिला अवश्य होनी चाहिए उसमें और प्रत्येक जिलाधिकारी को एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन भी करना पड़ेगा। यानी कलेक्टर खुद इसका गठन करेगा और एक महिला इसमें ज़रूर होना चाहिए। आगे देखिए 73 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कहाँ-कहाँ पर लागू है? तो जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 को लागू किया गया है। 74 देख लेते हैं 74 बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा देने या अनुमति देने पर यानी कि अगर बाल विवाह को आप बढ़ावा दे रहे हैं या फिर अनुमति दे रहे हैं तो माता पिता या विवाह को जो है अधिकतम कितने वर्ष की जो है सजा दी जा सकती है, कितने वर्ष के लिए कैद किया जा सकता है? तो ये कम से कम 2 वर्ष के लिए इनको जो है कैद किया जा सकता है, जेल की सजा हो सकती है।
75 देखिए 75 नंबर, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और विकलांग अगर कोई बालक है तो उसको हम 18 वर्ष तक शिक्षा देंगे। आगे देखिए 76, किस वर्ष में पारिवारिक महिला लोक अदालत के अभिनव विचार को विकसित किया गया था? यानी ये पारिवारिक महिला लोक अदालत कब बनी थी? 1987 में इसको बनाया गया था, पारिवारिक महिला लोक अदालत को। 77 देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण एक्ट 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की व्याख्या में क्या-क्या आता है? कौन-कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जब हम उसको घरेलू हिंसा में रखेंगे? तो वही आपका बच्चा ना होने के कारण अपमानित कर रहे हैं तो घरेलू हिंसा हो जाएगी। दहेज के लिए ज़बरदस्ती में उसके रिश्तेदारी को हानि पहुँचा रहे हैं, तो वो भी आपकी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आएगा, ये दोनों चीज़ें आएँगी। 78 ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, कंडीशन पूछते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन में दे देंगे। बताइए कौन-सी आएगी, कौन-सी नहीं आएगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 78 नंबर क्या कह रहा है देखिए, तो महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की किस धारा में आंतरिक परिवाद समिति के गठन की प्रावधान किए गए हैं? यानी कौन सी धारा कहती है कि हम एक जो है आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेंगे? धारा 4 में कहा गया है कि इस एक्ट के जो अनुसार जो है एक जो है आपको समिति का गठन करना पड़ेगा, या समिति का गठन धारा 4 में बताया गया है। 79 79 नंबर देखिए, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत पहले सजा की स्थिति में किसी को वेश्यालय में रखने के लिए या परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर कितने वर्ष की सजा हो सकती है? तो 3 वर्ष की सजा हो सकती है, अगर आप किसी को जबरदस्ती वेश्यालय में रखते हैं या फिर अपने ही घर को जो है वेश्यालय बना देते हैं। कोई कभी-कभी क्या है, कोई लोग रूम ले लेते हैं, उसको वेश्यालय बना देते हैं। तो ऐसी दोनों परिस्थितियों में कम से कम 3 वर्ष की सजा आपको दी जाएगी। अगला देखिए 80 नंबर, आपराधिक विधि संशोधन एक्ट 2013 के अंतर्गत कौन से अधिनियम में संशोधन लाया गया था? 2013 में किस एक्ट में संशोधन लाया गया था? ये आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम में। चलिए 2013 में संशोधन किया, कौन-कौन से जो एक्ट है उनमें संशोधन हुआ? तो पहले सबसे पहले भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में संशोधन हुआ। उसके बाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में संशोधन हुआ। फिर बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 में भी संशोधन हुआ। इन तीनों जो है एक्ट में संशोधन किया गया था आपराधिक विधि संशोधन एक्ट 2013 के अंतर्गत। आगे बढ़िए 81 नंबर देखते हैं। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 किस अध्याय में भारतीय दंड संहिता के संशोधन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अध्याय 2 में आईपीसी के दंड से संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में बताया गया। किसमें? अध्याय 2 में बताया गया है, सीआरपीसी। आगे देखिए 82 नंबर क्या कहता है? 82 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की तालिका से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, आपको बता चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये बार-बार आ रहा है और ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। आगे बढ़िए 83 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस धारा में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये जो 1990 की राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है, इसकी धारा 3 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा? कौन-कौन से लोग रहेंगे इसमें? ये पूरा हम जो है आपको पहले ही पीडीएफ में बता चुके हैं। जिन लोगों ने पीडीएफ ले रखी है, उनको पता होगा इसके बारे में। चलिए 84 देखिए, 84 क्या है? किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार बालक की आयु कितने वर्ष या फिर उससे अधिक होने पर किशोर न्याय बोर्ड को जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण करना होगा। अगर बालक की आयु 16 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो किशोर न्याय बोर्ड जो है वो जघन्य अपराधों की जानकारी लेगा और किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा जो है इसका जो है वो करवाया जाएगा और इस बालक को जो है सामान्य नागरिकों की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी कि यह जो है अपना फ़ायदा नहीं ले सकेगा 16 वर्ष की कम उम्र का। अगर 16 वर्ष से अधिक उम्र होता है तो वो जो है जघन्य अपराधों के लिए प्राथमिक निर्धारण कौन करेगा? किशोर न्याय बोर्ड करेगा। 85 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार राज्य खाद्य समिति के कितने सदस्य होने चाहिए? तो राज्य खाद्य समिति में कुल 7 सदस्य होने चाहिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार लाया गया था? अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार लाया गया था, 21 ए। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 87 देखिए, इसी में सोने का अधिकार है, ठीक है ना? इसी में सोने का अधिकार दिया गया है। आपको सोने से नहीं जगाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि माता-पिता जगा रहे हैं तो केस कर दो। ये क्यों जगा रहा है मुझको? हम केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना? चलिए, कौन-सा अधिनियम महिलाओं को अपहृत किए जाने एवं वेश्यावृत्ति पर विवश करने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनैतिक देह व्यापार निरोध एक्ट जो है, वो जो है महिलाओं को अपहृत किए जाने और वेश्यावृत्ति पर विवश किए जाने के ऊपर जो है ये नियम बनाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अनैतिक देह व्यापार निरोध अधिनियम। 88 देखिए, भारत में असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए कौन-सा कानून लागू होता है? तो जो आपके असंगठित क्षेत्र के कर्मी हैं, जो आपके प्राइवेट क्षेत्र के हैं, उनके लिए न्यूनतम वेतन एक्ट लागू होता है, बाल श्रम निषेध एक्ट 1986 लागू होता है और अनुबंधित श्रम एक्ट 1970 लागू होता है। ये तीनों एक्ट जो हैं, वो असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए लागू होते हैं। अगला देखिए 89
भारत में बाल यौन दुर्व्यवहार को किस अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया है? तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है। कौन सा एक्ट है? किशोर न्याय अधिनियम बनाया गया है। 90 नंबर देखिए, भारत के संदर्भ में शारदा अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यह बालिकाओं का बाल विवाह निषिद्ध करता है, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है शारदा एक्ट। 91, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 महिलाओं को किसका अधिकार देता है? तो जो 1956 में हिंदू अधिकार अधिनियम बनाया गया था, ये महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार देता है। 92, महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण जो प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम है 2013, ये कब लागू किया गया था? डेट एग्जैक्ट पूछी जा सकती है। तो 9 दिसंबर 2013 को इस एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्रसिद्ध है आप लोग उसको क्या कर लेना, उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध कर लेना। ठीक है ना, प्रतिशोध एक्ट। अगला देखिए 93, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत कौन सा कृत्य आता है? तो लैंगिक उत्पीड़न में कौन-कौन से कृत्य आएँगे जिनको हम यौन उत्पीड़न मान सकते हैं? तो शारीरिक संपर्क अगर ज़बरदस्ती कोई बनाता है तो ये यौन उत्पीड़न आएगा। लैंगिक अयुक्त टिप्पणी यानी कोई कमेंट कर रहा है, फालतू की कमेंट कर रहा है, तो वो भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। और अश्लील साहित्य अगर कोई दिखा रहा है ज़बरदस्ती, तो वो भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़िए 94, फिर से वही है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवार समिति के पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल कितना होगा? तो जो पीठासीन अधिकारी होगा उसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। ये ऐसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हमने मन से नहीं बनाए। ठीक है, ये कार्यकाल वगैरह पूछे जाते हैं। 95, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति का गठन कब किया जाएगा? तो कब आप जो है स्थानीय परिवार समिति का गठन करेंगे? जब प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है, तो आप इस स्थानीय परिवार समिति का गठन करेंगे। और परिवार स्वयं नियोजन के विरुद्ध किया गया हो, तब आप इसका गठन करेंगे। आगे बढ़िए 96, वही एक्ट है फिर से, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न एक्ट 2013 के अंतर्गत स्थानीय समिति के द्वारा परिवादों की जांच रिपोर्ट किसे सौंपी जाएगी? तो जिला अधिकारी यानी कि जिला कलेक्टर को ये जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। 97, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी अपराध का विचारण कौन करेगा? तो इस एक्ट में जो भी अपराध किए जाएंगे इसका विचारण कौन करेगा? तो प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उसके द्वारा यह विचारण किया जाएगा, यानी कि सुनवाई की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुनवाई कौन करता है इस एक्ट में? तो प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वो सुनवाई करेगा। 98, भारतीय संविधान का 73वां संविधान जो संशोधन है वो कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1973 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। और 24 अप्रैल को ही हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं इसी की याद में। 99, घरेलू हिंसा एक्ट 2005 की किस धारा में साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार का उल्लेख किया गया? धारा 17 में कहा गया है कि साझी गृहस्थी में जो है ये लोग निवास करेंगे, यानी कि जो भी घरेलू एक्ट होगा, मतलब घरेलू हिंसा हो रही है, तो उसमें साझी गृहस्थी के बारे में जो है धारा 17 में बताया गया है। और आज का लास्ट प्रश्न 100 नंबर, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति क्या है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम में अगर अपराध किए जाते हैं तो ये संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माने जाएंगे। इसी तरह का ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक्ट वाली वीडियो समाप्त होती है। नीचे आपको देखो आपको ये देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर। इसी पर मैसेज करके आपको जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर लेना है। अभी जो पुराने लोग हैं उनको पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। एक साथ में जब 3-4 पीडीएफ हो जाएंगी, ये जो टॉप 100 वाली सीरीज है इसकी पीडीएफ जब कंप्लीट हो जाएंगी तो हम एक साथ में पुराने वालों को दे देंगे जिनने पहले 128 रुपये का पेमेंट करके पीडीएफ ले रखी है। ठीक है, और जो नए लोग हैं जो अब पीडीएफ लेंगे उनको ये पीडीएफ पहले से ही लगा हुआ मिलेगा। जो आपको 21 पीडीएफ अब से शेयर किए जाते थे, अब आपको 22 पीडीएफ शेयर किए जाएँगे, इसको उसी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है? समझ गए सब लोग? बार-बार फ़ोन नहीं करना, ठीक है ना? और अपने-अपने नोट्स ले लीजिए, नोट्स से आप लोग तैयारी कीजिए, तभी आप जो है जो हम डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं, डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, उस प्रैक्टिस सेट का तभी लाभ मिलेगा जब आप लोग अपने नोट्स ले लेंगे और नोट्स से अपना जो बेसिक है, जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और नोट्स हमने इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि आप 1 महीने के में उसको 2 बार आराम से पढ़ सकते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं सर कैसे कंप्लीट करेंगे, 1 महीना बचा है। 1 महीने में 2 बार आराम से कंप्लीट कर सकते हैं अगर 6 घंटे आप डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अभी आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये जो पीडीएफ नोट्स हैं ये हमारे यानी अतुल शुक्ला सर के द्वारा स्वयं तैयार किए गए हैं। किसी अन्य यूट्यूब चैनल के द्वारा इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है। कोई अन्य अगर अपने चैनल पे चलाता है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है? चलिए फिर।
और बेहतर तैयारी और श्योर सिलेक्शन के लिए सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर भी कुछ आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स वगैरह वहाँ पर डले हुए हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल अपना अगला प्रैक्टिस सेट आने वाला है, किसका नंबर है, शायद आपका मैनेजमेंट का नंबर है, ठीक है ना, मैनेजरियल की यानी कि प्रबंधकीय कौशल का नंबर है कल, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कल आने वाला है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।